लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे निबंध लेखन। क्या देख रहे थे? निबंध लेखन। निबंध लेखन है ना। इसमें निबंध के प्रकार थे। पहला वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। दूसरा प्रकार था आत्मकथनात्मक निबंध। तीसरा प्रकार कल्पनात्मक निबंध। कल्पनात्मक निबंध। चौथा प्रकार था विचारात्मक निबंध। और पांचवा प्रकार था चरित्रात्मक निबंध। पहले इसमें हमने वर्णनात्मक देखा था, आत्मकथात्मक देखा था। आज हमें देखना है कल्पनात्मक निबंध। कल्पनात्मक निबंध यानी क्या? कल्पनात्मक निबंध में किसी टॉपिक जो आपको दिया जाता है उसकी कल्पना करके आपको निबंध लिखना है। तो यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, यानी प्रधानाचार्य आप नहीं है तो भी आपको उस चीज की कल्पना करनी है। यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल, लेकिन कल्पना करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अपनी कल्पनाएं हास्यास्पद ना हो। एग्जामिनर जो है वह, परीक्षक जो है वह आपकी कल्पनाएं पढ़कर उसे हंसी नहीं आनी चाहिए। आज हम कल्पनात्मक में एक दो जो टॉपिक है उस पर हम देखते हैं। यदि परीक्षाएं न होती तो अभी कैसे लिखेंगे ये? एक दो एग्जांपल में देता हूं आपको। छात्र और परीक्षा, इनका आपस में गहरा रिश्ता है। परीक्षा के बिना छात्र सफलता की सीढ़ी प्राप्त नहीं कर सकता या सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। अंत में छात्रों को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आखिर परीक्षा ही विद्यार्थियों का भविष्य निश्चित करती है। एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा, यदि परीक्षाएं न होती तो आपको यहां से शुरुआत करनी है। यदि परीक्षाएं न होती तो कितना अच्छा होता। छात्रों को पढ़ाई की झंझट से छुटकारा मिल जाता। किसी भी प्रकार की परेशानी या चिंता उन्हें नहीं सताती। सिर्फ आराम से स्कूल में जाना, निश्चिंत होकर घर आना और खेलना, कूदना, मटर गश्ती करना। सचमुच यदि परीक्षाएं न होती तो बहुत अच्छा होता। बच्चे खुश हो जाएंगे, उन्हें परीक्षा का भय नहीं रहेगा, परीक्षा का डर नहीं रहेगा। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का डर भी नहीं सताएगा, भय भी नहीं सताएगा। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने का भय भी नहीं सताएगा। देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में स्कूल के मूल्यांकन का आधार लिखित परीक्षा होती है। जो मूल्यांकन होता है स्कूल में, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जो भी डिसाइड किया जाता है, वह उस शिक्षा व्यवस्था का जो मूल आधार है वह ज्ञान को नापना। तो किस पर? परीक्षाओं के आधार पर। वो मूल्यमापन कैसा होता है? लिखित रूप में उसका मूल्यमापन होता है, उसे हम परीक्षा कहते हैं। परीक्षा का भय यदि दूर हो गया या परीक्षा का भय दूर होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, परीक्षा है ही नहीं तो क्यों पढ़ना है, परीक्षा है ही नहीं तो क्यों पढ़ना है। यदि ऐसा हुआ तो उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों पढ़ते हैं? बच्चों की सोच ऐसी होती है, क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम के लिए। एग्जाम नहीं होती तो कोई पढ़ता ही नहीं। पढ़ने की क्या जरूरत है? स्कूल जाओ, टिफिन खाओ, वापिस लौटाओ, मजा मस्ती करो, पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यदि इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि परीक्षा का भय दूर हो जाता तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि बुक खोलेगा ही नहीं। यदि ऐसा हुआ तो ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं होती है, तो हमारा नॉलेज उससे बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी और बच्चे जीवन उपयोगी शिक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। जीवन उपयोगी, जीवन के लिए जो उपयोगी ज्ञान है, नॉलेज है, वो नहीं मिलेगा और इस तरह से बच्चों का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। बच्चों का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। यदि परीक्षाएं नहीं होती तो, नेक्स्ट परिच्छेद है, परीक्षाएं नहीं होती तो छात्र पुस्तकों से दूर हो जाएंगे और उनमें वाचन संस्कृति का विकास नहीं होगा। उनमें वाचन संस्कृति का विकास नहीं होगा। कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना है, घर आना है, खेलना कूदना, मटर गश्ती करना। फिर इस तरह से बच्चे कुसंगति का शिकार हो सकते हैं, कुसंगति का शिकार हो सकते हैं। उनमें बुरी भावनाएं पनपने लगेगी, बुरी भावनाएं बढ़ने लगेगी, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का नैतिक मूल्य नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का नैतिक मूल्य नहीं रहेगा। यदि परीक्षाएं नहीं होती यदि परीक्षाएं नहीं होती तो छात्रों की योग्यता का पता कैसे चलेगा? वो क्वालिफाइड है या नहीं, 10th स्टैंडर्ड में जाने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं? तो छात्रों की योग्यताओं का पता कैसे चलेगा? कौन कितना अच्छा पढ़ता है, किसे कौन सा विषय अच्छा लगता है, कौन से विषय में उसे रुचि है, इंटरेस्ट है, इसका भी पता नहीं चलेगा। कौन मैथ्स अच्छा करता है, कौन लैंग्वेज अच्छा करता है, कौन साइंस अच्छा करता है, इसका भी पता नहीं चलेगा। ये जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में जो अंक होते हैं उनके अंकों की जरिए हम पता नहीं, ये मैथ्स अच्छा करता है, ये लैंग्वेज अच्छा करता है, ये साइंस अच्छा करता है, इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा। यदि परीक्षाएं नहीं होती तो छात्र जीवन में वंचित लक्ष्य पाने से असफल हो जाएंगे। वंचित लक्ष्य एम, उद्देश्य, हर एक का जीवन का एम उद्देश्य होता है कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इस तरह का हर एक का एम होता है, उद्देश्य होता है। यदि परीक्षाएं नहीं होती तो अपने वंचित लक्ष्य तक, वांछित लक्ष्य जो उन्होंने इच्छा की है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वहां तक वे कैसे पहुंच पाएंगे? वे अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटक जाएंगे। ऐसे में उनकी सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा यदि हुआ तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। यदि परीक्षाएं नहीं होती तो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए और अभियांत्रिकी में, मेडिकल में प्रवेश देने के लिए उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दाखिल होना चाहिए, अभियांत्रिकी में दाखिल होना है, तो यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इन मेडिकल में कैसे जाएंगे, अभियांत्रिकी में कैसे जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था निर्माण हो जाएगी। ऐसा यदि हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था निर्माण हो जाएगी। आज हमारे देश में बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस जैसे पद प्राप्त करने के लिए कई लोक सेवा संघ द्वारा परीक्षाएं ली जाती है। यदि परीक्षाएं नहीं होती तो इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल हो जाता। इनके लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसा कोई भी उस पद पर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर बैठ जाएगा और वो क्या करेगा आपको पता ही है। ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है जिस कारण, उस स्थिति के कारण प्रशासन व्यवस्था का कामकाज सुचारू रूप से, ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। चाहे कुछ भी हो, मेरा मत है चाहे कुछ भी हो, परीक्षाएं आवश्यक है, परीक्षाएं जीवन के लिए आवश्यक है। वही हमें सफलता की ओर ले जाती है, हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। यदि कुछ पाना है तो मेहनत
और अभ्यास करके परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने में ही विद्यार्थियों की भलाई है। इसलिए परीक्षाओं का होना अनिवार्य है। लास्ट इसमें आपका मत आपको लिखना है कि आपको इस पर क्या लगता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि कंप्यूटर न होते तो, यदि कंप्यूटर न होते तो, कंप्यूटर इंसान द्वारा विकसित की गई एक मशीन है। परिभाषा देकर, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इंसान द्वारा विकसित की गई एक मशीन है। वह मुश्किल से मुश्किल जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस माइनस जो होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संख्या को पलक झपते ही कर देती है, पलक झपते ही हल कर देती है। आज कंप्यूटर का प्रयोग दुनिया के हर क्षेत्र में हो रहा है। यदि कंप्यूटर न होते तो मानव जीवन इतनी रफ्तार से प्रगति नहीं कर पाता। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विकास के लिए वंचित रह जाता। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि का बहुत बुरा हाल हो जाता। यदि कंप्यूटर न होते तो हम घर बैठे बैठे बिजली के बिल नहीं भर पाते, लंबी यात्रा के टिकट बुक नहीं कर पाते, घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर पाते। यदि कंप्यूटर न होते तो इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। फिर हम देश विदेश में एक दूसरे के साथ ईमेल, व्हाट्सएप पर बात नहीं कर पाते। फिर देश विदेश की खबरें एवं जानकारियां भी नहीं मिलती। हम वीडियो चैट भी नहीं कर पाते। हर मौसम की जानकारी भी हमें नहीं मिल पाती। यदि कंप्यूटर न होते तो क्या होता? आज हम देखते हैं विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। सचमुच कंप्यूटर न होते तो आज चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ढेर सारी प्रगति नहीं दिखाई देती। बीमार व्यक्ति की सर्जरी संभव नहीं हो पाती। सुंदर व्यक्ति के शरीर में रोग का निदान करने का कार्य कंप्यूटर द्वारा ही संभव है। यदि कंप्यूटर न होते तो व्यक्ति को रोग का निदान करना कठिन हो जाता। कंप्यूटर जलद गति से काम पूर्ण करता है और वह भी बिना गलती किए। लेकिन कंप्यूटर न होते तो मानव को स्वयं घंटा भर बैठकर काम करना पड़ता और उस काम में ढेर सारी गलतियां भी निकलती। यदि कंप्यूटर न होते सूचना और संचार के क्षेत्र में बहुत क्रांति नहीं होती। हम चांद पर नहीं पहुंचते। यातायात के सारे साधन जो है ठप्प हो जाते। रोबोट का निर्माण करना भी संभव नहीं था। सचमुच यदि कंप्यूटर नहीं होते तो मनुष्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कंप्यूटर के बिना मानव जीवन पूर्णतः पंगु बन जाता। इसलिए कंप्यूटर बेहद जरूरी है और वह आज जिंदगी का अनिवार्य अंग बन चुका है। यह देखा हमने काल्पनिक निबंध देखे। इसमें मैं चित्तौड़गढ़ बोलने लगा, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता, किस तरह के आ सकते हैं। आज हम देखने वाले चौथा जो टॉपिक है विचारात्मक निबंध। चौथा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध में सोच समझ के लिखना होता है। जैसे कल्पनात्मक निबंध, इसमें इधर उधर फेंका फेंकी कर सकते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें लिख सकती है। लेकिन विचारात्मक निबंध में ये पॉसिबल नहीं है। जो भी लिखना है आपको सोच समझ कर ही लिखना है, फेंका फेंकी नहीं कर सकते। इसलिए विचारात्मक निबंध लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे पूछा जाए, बहुत से छात्र पूछते हैं क्लासरूम में कि सर कौन सा निबंध लिखना है, 2-3 होते हैं, उसमें कौन सा निबंध लिखे। तो मुझे पूछा जाए तो आप लिखते समय कल्पनात्मक, आत्मकथा और हो गया तो वर्णनात्मक, इसी का ही चयन कीजिए। इसकी और बहुत कम, इसके लिए कोई अभी चारा नहीं है तो लिखना है इसलिए लिखिए, लेकिन मोस्टली कल्पनात्मक और आत्मकथा इसकी ओर ही जाइए। अभी देखिए विचारात्मक निबंध है, सोच समझ के लिखना है।
आतंकवाद एक समस्या। आतंकवाद एक समस्या। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है। डेफिनेशन, आतंकवाद क्या है? हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को अनैतिक अमानवीय ढंग से डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ठेस पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा यह आम लोगों को एवं सरकार को डराने धमकाने के लिए इसका अमल किया जा रहा है। लोग जो इन संगठनों का समर्थन करते हैं, जिन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। उन्हें अंडरलाइन आतंकवादी, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार के कानून एवं नियम वह नहीं मानते हैं। वे सिर्फ हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा समाज में आतंक फैलाने का कार्य करते हैं। अपने वैचारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आतंकवादी देश फैलाने का कार्य करते हैं। अपने वैचारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आतंकवादी देश में आतंक फैलाने का कार्य करते हैं। आतंकवाद यह सिर्फ राष्ट्रीय समस्या नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। सन 2001 में आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। 26 नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने ताज होटल में 3 दिन तक दहशत फैलाई थी। कितने? 3 दिन तक दहशत फैलाई थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया जिसमें 166 लोग मारे गए। 2008 में असम में हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 80 लोग मारे गए। नई दिल्ली में महारौली के भीड़ भाड़ वाले बाजार में बम फेंकने से 3 लोगों की मौत की गई थी या 3 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में भी पुणे में जो मशहूर जर्मन बेकरी है, वह जर्मन बेकरी को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था जिसमें 16 लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं तो हैदराबाद में हुए आतंकवादी हमले में 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 60 लोग घायल हुए थे। 60 लोग घायल हुए थे। फरवरी 2007 में भारत पाक रेल आतंकवादी हमले को हम कैसे भूल सकते हैं? इस हादसे में 66 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज हमारा कश्मीर सुरक्षित नहीं है। वहां आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इस आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। आज हमारे देश के सैनिकों ने कई आतंकवादी संगठनों को नष्ट किया है। फिर अभी भी आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण पाने में सरकार को विजयश्री नहीं मिली है। आशा है कि भविष्य में इस समस्या पर पूरी तरह से समाधान प्राप्त किया जाएगा। सोच समझ के लिखना है, इसमें फेंका फेंकी नहीं चलती है। दूसरा टॉपिक है ईंधन की बचत। ईंधन की बचत। ईंधन की बचत करने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि ईंधन हमारे लिए कितना मायने रखता है। आखिर ईंधन की बचत क्यों करनी चाहिए? जिन पदार्थों का उपयोग वाहनों, मशीनों एवं कारखानों में ऊर्जा का स्रोत होता है, उन्हें ईंधन कहा जाता है। अंडरलाइन, उन्हें ईंधन कहा जाता है। ईंधन एक प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोलियम एवं कोयला ईंधन के प्रमुख स्रोत है। आज ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लिमिटेड है। इसलिए मानव का दायित्व है, मानव की जिम्मेदारी है कि ईंधन का संरक्षण करें। अगर आज ईंधन की बचत करेंगे तो ही हमारा कल आने वाला भविष्य या आने वाली पीढ़ी का भविष्य या आने वाली पीढ़ी को हम ईंधन उपलब्ध कर सकेंगे। ईंधन का संरक्षण करने से
पर्यावरण भी दूषित होने से बचेगा। सचमुच आज के युग में, तकनीकी युग में ईंधन की समस्या समय की मांग बन गई है। ईंधन की बचत करने के लिए कई संस्थाएं आज भी कार्यरत हो रही है। यदि हमने आने वाले समय में ईंधन की बचत नहीं की तो हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ ईंधन पृथ्वी के ओजोन परत को कम कर रहा है। पता है आपको, ओजोन लेयर ओजोन परत को कम कर रहा है। ओजोन परत की क्षरण के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश में ईंधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसलिए मानव का उत्तरदायित्व है कि ईंधन की बचत करें। ईंधन की बचत करने के लिए हमें सार्वजनिक बस या रेल से सफर करना चाहिए। अपनी गाड़ियों को व्यर्थ में चालू करके नहीं छोड़ना चाहिए। गाड़ी मध्यम गति से चलाए। ईंधन के प्रति जागरूक रहे। हमें छोटी दूरी के लिए जाना है तो हम साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ईंधन की बचत करेंगे तो ही वह भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी को हम वह उपलब्ध कर सकेंगे। ईंधन की बचत करके हम पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। इसलिए ईंधन की बचत करना हमारा एकमात्र लक्ष्य और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार हमने कौन सा देखा भी? हमने देखा विचारात्मक निबंध। अब देखना है चरित्रात्मक निबंध। कौन सा देखना है? चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध में आपको मेरी प्रिय गायिका, मेरा प्रिय खिलाड़ी, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, इस तरह के निबंध पूछे जाते हैं। इनका पूरा चरित्र जन्म से लेकर एंड तक पूरा आपको लिखना है। आज हम यहां पर देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, इस निबंध की शुरुआत कविता की पंक्तियों से। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक विद्या ने किए, एक अविद्या ने किए। फिर से दोहरा रहा हूं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इसलिए विद्या, नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सुप्रसिद्ध कथन महात्मा फुले जी का है। वे एक महान समाज सुधारक थे। दलित वर्ग को समाज में न्याय मिले और पढ़ने लिखने का अधिकार लड़कियों को भी मिले, इसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खर्च कर दिया। ज्योतिबा जी का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में 1827 में एक गरीब परिवार में हुआ। जीवन यापन चलाने के लिए वे माली का काम किया करते थे। जब वो 1 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो चुका। जब वो 7 वर्ष के थे तब गांव की एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें वह स्कूल भी छोड़ना पड़ा। तब वह घर पर रहकर ही पढ़ने लगे। संयोगवश अरबी फारसी के विद्वान गफ्फर बेग मुंशी और दूसरे है फादर लीजित उनके पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा को पहचाना और उनके प्रयास से वह स्कूल जाने लगे। वे स्कूल में हमेशा प्रथम आते थे। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव आदि से उन्हें नफरत होने लगी और उसे दूर करने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना बेहद जरूरी था। इस बात का उन्हें एहसास हो गया कि इसके लिए भरकस प्रयास करने होंगे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेजना पाप समझा जाता था। अगर लड़कियां नहीं पढ़ेगी लिखेगी
तो समूचा परिवार अशिक्षित रहेगा। इसके लिए उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना मुहावरा है। साथ ही साथ समाज में जो वंचित वर्ग है उनके लिए भी शिक्षा का प्रबंध करने के लिए ठान लेना मुहावरा। ऐसे मुहावरे कहावतें अंडरलाइन करनी है। ठान ली। शुरू में दलित बच्चे लड़कियों को अपने घर ही पढ़ाया करते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़ने लगे वैसे वैसे उन्होंने दलित एवं लड़कियों के लिए खुलेआम स्कूल चलाना शुरू कर दिया। दलित लोगों को छूना या उन्हें अपने कुएं पर पानी देना उच्च वर्ग लोग पाप समझते थे। इसलिए वंचित लोगों का उन्होंने अपने घर के लिए, वंचित वर्गों के लोगों के लिए उन्होंने अपने घर में जो कुआं था उस कुएं से पानी भरने की इजाजत दे दी। उनसे उनके कई कार्य यह देखकर तत्कालिक वर्ग उनके खिलाफ हो गया। ज्योतिबा जी के खिलाफ उच्च वर्ग के लोगों ने बगावत कर दी। और फिर इतना होने के बाद भी ज्योतिबा टस से मस न होने, मुहावरा अंडरलाइन दैट, टस से मस न होना, कोई असर न होना, फिर भी ज्योतिबा टस से मस न हुए। ज्योतिबा जी ने सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी थी। अपनी पत्नी की मदद से उन्होंने असंभव को संभव बनाने का कार्य किया, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। और सन 1890 में उनका स्वर्गवास हुआ। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको लिखना है, उनका रहन सहन पूरा उसको आपको उसमें लिखना है। नेक्स्ट, चरित्रात्मक में दूसरा है सचिन तेंदुलकर, मेरे प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। भारत खिलाड़ियों का देश है। मेजर ध्यानचंद, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे अनेक खिलाड़ियों ने देश का नाम क्रीड़ा विश्व में प्रसिद्ध किया है। ये सारे खिलाड़ी मुझे प्रिय है, फिर भी मेरा सबसे प्यारा खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। सचिन क्रिकेट की शान और भारत की जान है। सचिन तेंदुलकर का जन्म अप्रैल 1973 में हुआ। सचिन का जन्म राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बड़े भाई अजित उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। जब मुंबई में शारदाश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रहे थे, तब वहीं पर उन्होंने प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर जी के सानिध्य में उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की। 1990 में राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के पश्चात उन्होंने बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने टेस्ट एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक शतक हासिल किए। वे टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, वे टेस्ट मैच में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी है। आज क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में वे गिने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को अनेक पुरस्कार मिले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और वह एकमात्र खिलाड़ी है। 2008 में वे पद्म भूषण से पुरस्कृत किए जा चुके हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, उनसे उन्हें सम्मानित होने वाले यह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति है। भारत सरकार ने सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी लोग मानते हैं। वर्तमान युग में सचिन राज्यसभा के सांसद है। वे समाज सेवा भी करते हैं। उन्होंने कई गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी लिया है। वे बहुत ही प्रिय, मृदुभाषी और सबसे वार्तालाप करने वाले हैं। इस तरह से यह मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर यह है। यहां पर आपका निबंध लेखन हमने वर्णनात्मक, आत्मकथा, कल्पनात्मक, विचारात्मक और चरित्रात्मक 5 भी प्रकार लिए हैं।